जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है नवज्योति और आज फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड मैग्नेटिज्म का एक क्विक वे में मैं आपको रिवीजन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेट्स क्या हैं और ये मैग्नेटिज्म है क्या। तो ऐसा हुआ कि ये शुरू कहां से हुआ कि जब करंट एक मैग्नेटिक कंपास के थ्रू पास करा गया तो वो डिफ्लेक्ट किया, तो 100% ये बात आई कि वो करंट के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। हालांकि एक एग्जांपल में आप देखते ही हैं कि लोहा, आयरन या निकल या कोबाल्ट, ये जो मटेरियल्स हैं ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे ये। और इस तरीके से जो आप फोटो देख सकते हैं कि मैग्नेट पे इस तरीके से एंड्स पे जाके चिपक जाते हैं आयरन, निकल या कोबाल्ट से बने हुए मटेरियल। ठीक है, अच्छा, तो फॉर्मली देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखिए इस तरीके से अगर मैग्नेट का अगर शेप है, ठीक है, अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देख पा रहे हैं कि एंड्स की तरफ ज्यादा चिपक रहे हैं, या आप ऐसा बोलें कि एंड्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। एंड्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलिए, जहां ज्यादा जोर से वो अट्रैक्ट करता है वो ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा चिपक रहे हैं। ठीक है, ये तो देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली एक तरीके का एक स्पेस है मैग्नेट के बाहर की तरफ, जो एक तरीके का फोर्स जनरेट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए कोई अगर एक बार मैग्नेट है तो हम उस पे पोल्स मार्क करते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ हमने पोल्स मैग्नेटिक पे करे। इस तरीके से कुछ, जैसे जो फीलिंग है ये आप देख सकते हैं, यहां पर काफी ज्यादा है। तो ये देखिए यहां आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली कम होती जा रही है, उनके बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो पोल्स के आसपास, इन नॉर्थ और साउथ को कहलाते हैं ये पोल्स, इनके आसपास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, या यूं बोले फिजिक्स के टर्म्स में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी पास हो रही है। ठीक है, कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखिए इस तरीके से सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में, वो साउथ से शुरू होती हैं और नॉर्थ की तरफ आती है। ठीक है, क्या खासियत है इनकी, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनका मैग्नीट्यूड भी होता है, और ये इनकी डायरेक्शन भी होती है, नॉर्थ से साउथ, बाहर की तरफ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ओके। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका कॉम्पस नीडल डिफ्लेक्ट करेगा जब वो मैग्नेट के पास आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट, या कंपास के पास नहीं, यानी कि करंट अगर पास हो रहा है तो बेसिकली वो इस तरीके से हम कैसे ये डायरेक्शन निकालते हैं फील्ड लाइंस की, हम वहां उसके पास एक कंपास देखते हैं, तो कंपास जिस साइड में नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा वही उस डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ठीक है, बाय कन्वेंशन मान लिया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है, तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। अच्छा, कितना क्लोज है एक पर्टिकुलर एरिया अगर मैं मार्क करूं तो उसमें कितना पास पास एक एक लाइन एक दूसरे के हैं, वो बताता है कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ज्यादा फोर्स वो लगाएगा जब वो अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब यह हो गया कि उस पॉइंट पे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो अलग अलग डायरेक्शन है और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैंने आपको बताया। आगे बढ़ा जाए, राइट हैंड थंब रूल। तो क्या है राइट हैंड थंब रूल, ये बेसिकली अगर कहीं करंट चल रहा है, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सर्किट में ऐसे पता किया गया था कि वहां एक मैग्नेटिक फील्ड के होने का
या कुछ मैग्नेटिज्म का कुछ प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस है जब करंट फ्लो करता है, तो करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है कि आप अपने राइट हैंड को लीजिए, उसमें थंब जो है वो अगर करंट बता रहा है, अगर वो करंट की डायरेक्शन में आपने उसको अलाइन कर दिया, तो ये जो उंगलियां कर्ल हो रही है जिस डायरेक्शन में, एक सर्कुलर फॉर्म में ये जो हो रही है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। और वाइस वर्सा भी, अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ठीक है। इस तरीके से ये है राइट हैंड थंब रूल। तो ये आपको बताता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता किया जाए, कि एक का डायरेक्शन पता है तो दूसरा कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगर एक करंट कैरिंग वायर है और वो स्ट्रेट वायर है, वायर के अंदर है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं इस तरीके से होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि वो जो वायर है उसको सेंटर मान लो और उस सेंटर को मानते हुए आप अलग अलग रेडियस के सर्कल बनाओ। ये सारे रेडियस के जो सर्कल बने आपने, यही मैग्नेटिक फील्ड आपको बता रहा है, ठीक है, कि अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां होगी। सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा टू द प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। क्या है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ बतानी है तो, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। जिस दूरी पर आप रेडियस पे देख रहे हैं वहां पर वो r, 2π तो क्लियर ही है, म्यू नॉट इज बेसिकली ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और I दैट इज द करंट। तो करंट पे तो डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर करंट की मात्रा ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। कितनी दूर आप जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, R से इनवर्सली रिलेटेड है। हालांकि अगर मैं बात करूं कि वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है। ये देखिए ग्राफ देखिए, टिल द पॉइंट ऑफ ए बेसिकली क्या है, मान लीजिए ये वायर का मैं क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं, तो ये जो रेडियस है ये ए है, मतलब यहां 0 से स्टार्ट किया और टिल दिस पॉइंट ए, और आगे 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 आपका आर अलग अलग आर आर बनता गया, ठीक है। बाहर मैं आर देख रहा हूं उसको, तो इस तरीके से डिस्टेंस इस तरीके से, मतलब बाहर ए के बाहर हो गया, वो ए से ज्यादा हो गया, इसको आर मत मानिए, टोटल एज अ डिस्टेंस ही मैं आर मान रहा हूं कि शुरुआत में अंदर की तरफ जब आर की बात करी जाए तो ये बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, मतलब वायर के अंदर एग्जैक्टली जो सेंटर है क्रॉस सेक्शन में, वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, वहां से वो बढ़ेगी टिल द आउटर सरफेस ऑफ द वायर, वहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होगी, ये रहा एट पॉइंट ए, और वहां से फिर जब आप बाहर निकल जाओगे वायर से तो वो कम होना शुरू हो जाएगी विद डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, जो कि स्ट्रेट है, ठीक है, सीधा, यानी कि एक वायर के अंदर किस तरीके से होता है। आगे बढ़ा जाए, इसी वायर को अगर मैं मोड़ के एक सर्कुलर लूप बना दूं तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा, अब सर्कुलर लूप्स बनाएगा वो इस तरीके से, हालांकि वही कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला ही है, लेकिन अब सर्कल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर से इस तरीके से पासिंग होना शुरू हुआ। ये देखिए डायरेक्शन ये सब रहेंगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और बीच में उस सर्कुलर लूप के एग्जैक्टली बीच में वो एक बहुत बड़े सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कंसेंट्रिक सर्कल, जो एक बहुत बड़ा है, तो इसीलिए उसका उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल जो एनएस दिखा रहा है ये हो जाएगा, ठीक है। सो इट मूव्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, बाय द रीच वी सेंटर, बाय द टाइम वी रीच द सेंटर इट विल अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे अगर राइट हैंड रूल लगाएं तो एक ही डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा है वो, जैसे ऊपर हाफ में ये इस डायरेक्शन में, नीचे हाफ में ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो था कि अगर इसी सर्कुलर लूप को मैं गोल कर दूं तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, अभी भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही है, लेकिन बस उसका एक पोर्शन आ गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ा जाए, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड में को हम क्या मान रहे हैं, ये बेसिकली एक वायर है जिसको आपने कॉइल के फॉर्म में कर दिया। कॉइल किस तरीके का है
कि उसका जो पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शनल जो डायमीटर है वो बहुत कम है कंपेयर टू द लेंथ। जितना लंबा है, मतलब इतने टर्न्स हैं कि जो लेंथ है ये इतना बड़ा हो गया, और वो जो पर्टिकुलर एक कोई अगर आप एक सर्कल देख लो, क्रॉस सेक्शन में तो सर्कल होगा, उस सर्कल की जो डायमीटर होगी वो बहुत कम है कंपेयर टू दिस लेंथ, तो उसको कहलाता है वो सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के थ्रू जब आप करंट पास करते हैं तो वो एज अ बार मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। बार मैग्नेट में भी ऐसा ही था, लूप्स बनाता था, इस तरीके से लूप्स बनेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है, लूप्स ही बनेंगे इस तरीके से, सेम बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू आई। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जितने ज्यादा पर यूनिट लेंथ या 1 सेंटीमीटर में जितने ज्यादा, अगर मैंने फिक्स कर दिया 1 सेंटीमीटर और 2 सोलेनॉइड है, एक में 10 टर्न है 1 सेंटीमीटर में और एक में 20 है, तो मैग्नेटिक फील्ड 20 वाला ज्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है, और आई तो आपका करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट, बी इट बी एनी फॉर्मूला। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक, अच्छा ये बार मैग्नेट की तरह करता है, तो कोई एक एंड को आप नॉर्थ पोल मान लो और दूसरे को साउथ पोल मान लो, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द करंट। कि अगर अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ को मैं ऐसे बना सकता हूं इस डायरेक्शन में, नॉर्थ के एंड को इस तरीके से बना लीजिए, तो ये कौन सी डायरेक्शन, अच्छा करंट या तो क्योंकि सर्कुलर है या तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है अंदर या क्लॉकवाइज जा रही है, तो नॉर्थ रहेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और साउथ इस तरह से डायरेक्शन, मतलब एंड को आप घुमा के देखो किस डायरेक्शन में घूम रहा है। साउथ के लिए वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जहां करंट क्लॉकवाइज आ रही है तो वो साउथ पोल, जहां एंटी क्लॉकवाइज आ रही है उल्टी तरफ से देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो वहां वो नॉर्थ पोल। तो सोलेनॉइड के भी दोनों एंड एज अ बार मैग्नेट, मैंने बताया बार मैग्नेट की तरह ही एक्ट करता है, एक साइड साउथ पोल एक साइड नॉर्थ पोल। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ा जाए। एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में गया तो उस पे फोर्स क्या लगता है, और ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और कौन सा फोर्स, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ उस पर भी तो फोर्स लगेगा। फोर्स मतलब क्या, वही अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जैसा भी फोर्स, बस उस फील्ड की वजह से फोर्स, मैग्नेटिज्म की वजह से फोर्स, तो वो कैसा लगेगा। आप क्या करिए, जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसको ले लीजिए। मान लीजिए यहां पर मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि ये राइट साइड जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये है b वेक्टर और ये है v वेक्टर। आप इन दोनों में जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसमें आपके राइट हैंड का ही जो हम रूल लगाते हैं उसमें उस एक, जिस साइड आपका चार्ज पार्टिकल जा रहा है उस डायरेक्शन में आपने अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखा, और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस साइड उसको कर्ल किया, ये सारी उंगलियों को कर्ल किया आपने। शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, क्योंकि आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं पीछे की तरफ से बेहतर, लेकिन शॉर्टेस्ट देखना है, छोटा किस में बनेगा, तो छोटा ऐसे बनेगा, तो ये आपका घूम गया ऐसे। ये जो डायरेक्शन है यहां पर इस एग्जांपल में ये आउट ऑफ द स्क्रीन है, कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन लाइक दिस, तो ये डायरेक्शन होगी ऑफ द फोर्स दैट द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या डायरेक्शन है, आउट ऑफ द स्क्रीन, मतलब मेरी तरफ ऐसे, दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये आपको निकालना है, मतलब चार्ज पार्टिकल जब ऐसे मूव कर रहा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसके चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय v क्रॉस b। v क्रॉस b बेसिकली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड b, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और फिर साथ में ये मैग्नीट्यूड है और साथ में आ जाता है एन कैप। एन कैप मतलब नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब दोनों के ही, दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैं निकाल रहा हूं फोर्स उसकी डायरेक्शन होगी। तो उसमें ये राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल जो भी आपको बोलना है वो लग जाता है, और उससे आप निकाल लेते हैं उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अगर लेंथ एल है उस पर फोर्स कैसे लगेगा, उस पर लगेगा ऐसे एल क्रॉस बी,
उसकी लेंथ, उसको एक वेक्टर मान सकते हैं हम। पर्टिकुलरली ये लेंथ सिर्फ वो लेंथ नहीं है, वो जिस तरीके से अलाइंड है वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दैट विल गिव मी द फोर्स। चार्ज पार्टिकल के लिए अलग है फॉर्मूला, कंडक्टर के लिए अलग है। आप यही ध्यान रखिए, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। लेंथ एल का कंडक्टर में क्या है, जिस डायरेक्शन में वो अलाइंड है ऑफ द लेंथ एल, उसको एक वेक्टर मान के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, वो आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये सीधा सा देखिए, इस पे सीधा सा लॉजिक ये है कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है क्या? तो आंसर है हाँ, बन सकता है। कैसे बनता है? माइकल फैराडे, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। कैसे किया? एक इस तरीके से कॉइल बनाई और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड का चेंज लाया थ्रू मूवमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, उसका मूवमेंट किया और उसकी वजह से उन्होंने देखा कि यहां मान लीजिए एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का क्या डिवाइस है? ये करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है कि नहीं सर्किट में। तो आप देखेंगे कि जब वो मूव करेगा बार मैग्नेट, तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि वहां करंट जनरेट हो जाएगी। और इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये किसी सोर्स से नहीं आई है, किसी बैटरी से नहीं आई है, ये लाई गई है यूजिंग अ मैग्नेट, तो इट हैज बीन इंड्यूस्ड, और इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है, थंब, फोर फिंगर और आपका सेंट्रल फिंगर। ठीक है, इस तरीके से फोर्स आप निकाल सकते हैं, या जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली तीनों अलग अलग एक्सेस पर है, एक्स वाई जेड, तो उस फॉर्म में ये इस तरीके से बन जाता है, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, उस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो एक तो करंट भी इंड्यूस होता है, एक दूसरा वोल्टेज भी इंड्यूस होता है, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहां कहलाता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये दोनों चीज इंड्यूस होती है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बार मैग्नेट अगर रुका है तो इंड्यूस नहीं होगी, जब मूव कर रहा है सिर्फ तभी इंड्यूस होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जेनरेटर, जो शादियों में बड़ा धक 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 करके बजता रहता है, कई बार इरिटेट भी होते हैं इंसान लोग सभी, तो वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है? तो वही तरीका है कि आप बेसिकली वहां पर भी मूवमेंट करवा रहे हैं, चाहे वो मैग्नेट का हो या वो एंगल एक पर्टिकुलर हो। बेसिकली डेफिनेशन ये है कि जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू एन एरिया एलिमेंट, जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक आपका करंट आएगा नहीं। तो इंड्यूस करंट या ये जो जनरेटर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, इसके पीछे या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहिए बाय मूवमेंट ऑफ द दिस वन, द बार मैग्नेट, या आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करिए, या इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको चेंज करिए, तो उस तरीके से हो जाता है। आपको कैसे जनरेट होता है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आता है वो होता है ये कि एसी करंट या डीसी। एसी मतलब तो अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज इस तरीके का रहेगा, जो करंट की डायरेक्शन हर सेकंड चेंज हो रही है। डायरेक्ट करंट मतलब सिंगल डायरेक्शन, एक ही तरफ जा रहा है। ज्यादातर डीसी करंट जो बैटरी में होता है, दैट प्रोड्यूसेस डीसी करंट। जो सर्किट्स में हम सिंपल सर्किट्स देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए, वो डीसी करंट रहता है। एसी करंट वो जो हमारे घरों में आती है। अच्छा, क्या डिफरेंस है दोनों के जनरेटर्स में? एक में आता है ब्रश और स्लिप रिंग फॉर एसी, और डीसी के लिए आता है कम्यूटेटर और आर्मेचर। ये आपको बस दो इक्विपमेंट्स याद रखने हैं कि एसी और डीसी जनरेटर में कौन सी एक आध चीजें जो अलग अलग है एज एन इक्विपमेंट। तो एसी में आती है ब्रश और स्लिप रिंग, डीसी में आती है कम्यूटेटर और आर्मेचर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरेटर को पढ़ते वक्त, ये चीज बड़ा याद रखिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डोमेस्टिक सर्किट की तरफ। हमारे घरों में सर्किट कैसा है? दो मेन वायर्स होती हैं, एक है लाइव वायर और एक है न्यूट्रल वायर। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का।
ठीक है, 220 वोल्ट का, और शायद फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की रहती है। ठीक है, मतलब 60 उसकी पोलैरिटी है, 60 बार चेंज होता है वो एक सेकंड में, डायरेक्शन चेंज करता है 60 पर सेकेंड। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी छोड़िए, 220 वोल्ट का ये तो याद ही मतलब ये तो ध्यान रहता ही है कि घर पे जो आ रहा है वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट्स। एक और वायर है दैट इज कॉल्ड द अर्थ वायर, और ये वायर क्या है, हमारे कई सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिसमें मेटेलिक मतलब मेटेलिक सरफेस या नॉट मेटेलिक सरफेस, मतलब वो काफी हैवी करंट ड्रॉ करते हैं और उनके अंदर से करंट लीक करने के चांस है, मतलब फॉलिंग आउट ऑफ चार्जेस। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये अर्थ वायर कनेक्टेड रहता है उन सारे अप्लायंसेस के थ्रू, ये जैसे सॉकेट्स में लगा हुआ है, और यहां पर एक मेटेलिक बॉडी रहेगी जो अर्थ के अंदर धसी रहेगी। ठीक है, ये फिगर ऐसा बना हुआ है, आप ऐसा मानिए, और अंदर की तरफ अर्थ के अंदर ये इस तरीके से एक मेटेलिक बॉडी रहेगी। तो अगर मेटेलिक है तो इसका मतलब ये एक ज्यादा कंडक्टिंग पाथ बनाएगा फॉर दिस लीक्ड करंट टू कम एंड गेट इनटू जीरो पोटेंशियल इनसाइड द अर्थ। तो एक सेफ पाथ है ताकि जब करंट लीक कर रहा हो और मैं अगर उस अप्लायंस को उस वक्त छू दूं तो मुझे शॉक ना लगे। तो इस वजह से सेफ्टी पर्पस के लिए अर्थ वायर लगाया जाता है। लेकिन जो मेन वायर हैं हमारे काम के दैट इज लाइव एंड न्यूट्रल, जिनके बीच में 220 वोल्ट का वोल्टेज या करंट दौड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घरों में है। अब बात करते हैं कि फ्यूज क्या है। तो फ्यूज बेसिकली क्या काम करता है, अगर मान लीजिए लाइव वायर या न्यूट्रल वायर का इंसुलेशन खराब हुआ और वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए, या एक सॉकेट पे बहुत सारे अप्लायंस आपने जोड़ दिए, तो उस केस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। अचानक से बहुत सारा करंट ट्रैवल होने शुरू हो जाता है मेरे सर्किट के अंदर। अब हर अप्लायंस के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट ही जा सकता है, अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो खराब कर देगा, अंदर की जो भी सर्किटरी है अप्लायंस की वो खराब कर देगा। तो ताकि मैं अपने अप्लायंस को बचा सकूं, जब भी सर्किट के अंदर करंट बहुत बढ़ जाए तो मुझे हेल्प करता है उसमें फ्यूज। तो जो डिवाइस मुझे हेल्प करेगी दैट इज फ्यूज। फ्यूज का क्या काम है, जब भी करंट बढ़ेगा तब वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, करंट आने से रोक देगा। कैसे रोकेगा, बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। जूल्स हीटिंग क्या बोलता है कि जो हीट जनरेट होती है करंट की वजह से दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर करंट बहुत बड़ा, हम यहां से देख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ करंट पर हीट का प्रोपोर्शन, मतलब करंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, करंट का प्रभाव बहुत ज्यादा है हीट पे, तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई या आई स्क्वायर। तो एक फिक्स अमाउंट के बाद अगर करंट बढ़ रहा है इसका मतलब हीट बहुत बढ़ जाएगा। तो फ्यूज मतलब मैं एक ऐसा मटेरियल चूज कर रहा हूं जो बहुत गर्म होने पर, मैंने ये कैलकुलेशन कर ली कि इतना हीट, इतने करंट से इतना हीट जनरेट होगा, और इतना हीट जनरेट होने की वजह से मेरा वो जो मटेरियल है जो फ्यूज के अंदर है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही मेरा एक वायर जो है वो ब्रेक हो गया और मेरा अब आगे करंट पास नहीं होगा, मेरा अप्लायंस पे वो करंट जो ज्यादा हो गया था वो पहुंचेगा नहीं, तो उससे मेरा अप्लायंस बच जाएगा। तो इस तरीके का जैसे करंट 0.5 एम्पियर है तब तक ये होल्ड करता रहेगा टिल 1 एम्पियर, ये जाता रहेगा। जैसे 2 एम्पियर का हुआ तब इसने ब्रेक कर दिया, आई एम ब्रोकन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ फ्यूज इज ऑल अबाउट। और इसी के साथ आपका मैग्नेटिज्म भी खत्म होता है। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू रिवाइज सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स। इसी तरीके से और वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, हम लोग और भी वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।